नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट कर रही पेश। हिमाचल को मिल सकती है 11,000 करोड़ की सौगात। केंद्र ने प्रदेश सरकार से केंद्रीय बजट के लिए मांगे सुझाव। राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन। मौके पर दफ्तर में हुआ जमकर हंगामा। कार्यालय के उद्घाटन से पहले भिड़े आप कार्यकर्ता। चंद्रप्रभा नेगी बन सकती हैं शिमला की नई जिला परिषद अध्यक्ष। कांग्रेस ने किया रास्ता आसान। शिमला जिले के पर्यवेक्षक गंगूराम मुसाफिर ने कांग्रेस के समर्थक सदस्यों की बुलाई बैठक। कोरोना के बीच आज से हिमाचल प्रदेश के खुले स्कूल। 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एसओपी के तहत लगेंगी नियमित कक्षाएं। हर स्कूल ने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान किया तैयार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन होने से पहले ही जमकर हंगामा हो गया। बता दें कि कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो लोग पहले से पार्टी के साथ जुड़े हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। वहीं पैराशूटी नेताओं की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। करीब 1.5 घंटे तक इस पर बवाल होता रहा। मामला शांत होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने शिमला के खलीणी में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं को घंटों मंत्री का इंतजार करना पड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन 11 बजे करना था। वहीं करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद कुछ कार्यकर्ता मायूस होकर लौट गए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने वाली आम आदमी पार्टी अब 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी के चलते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सहित आम आदमी पार्टी के नेता हिमाचल दौरे पर हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिल्ली मॉडल को शामिल किया जाएगा। वहीं दिल्ली की तरह प्रदेश में भी शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर काम किए जाएंगे। पानी बिजली की दरें कम की जाएंगी। उनका कहना कि दिल्ली का बजट हिमाचल के बजट से 3 गुना कम है। बावजूद इसके वहां आम आदमी को बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट से पर्याप्त राजस्व तो आपको बता दें कि राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन होने से पहले जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन होना था। हालांकि इस दौरान लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन वहीं इस उद्घाटन से पहले जमकर हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन होना था। वहीं इस उद्घाटन से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि जो लोग पार्टी से पहले से जुड़े हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। इस दौरान पैराशूटी नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन होना था, जहां इससे पहले कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी में जो नेता पहले से मौजूद हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। वहीं पैराशूटी नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा बवाल करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा। वहीं मामला शांत होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने शिमला के खलीणी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को मंत्री का घंटों तक इंतजार करना पड़ा। वहीं कुछ कार्यकर्ता इस दौरान मायूस होकर लौट भी गए। बढ़ते आगे, जहां चंद्रप्रभा नेगी का जिला परिषद शिमला की नई अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। कांग्रेस में राजनीतिक पैठ और रामपुर के कार्ड ने नेगी का अध्यक्ष पद तक पहुंचने का रास्ता काफी आसान बना दिया है। हालांकि जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए कई सदस्य राजनीतिक आकाओं की शरण में पहुंच गए हैं। वहीं शिमला जिले के पर्यवेक्षक गंगूराम मुसाफिर ने कांग्रेस के समर्थक सदस्यों की बैठक राजीव भवन में बुलाई है। जबकि चुनाव 4 फरवरी को होंगे। वहीं जिला परिषद शिमला के पहले भी चंद्रप्रभा अध्यक्ष रह चुकी हैं
और उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर थी। सिर्फ एक सदस्य के पाला बदलने के बाद चंद्रप्रभा नेगी को जिप अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। वहीं मौजूदा समय में नेगी के पास प्रदेश कांग्रेस का पद भी है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की करीबी माने जाने वाली चंद्रप्रभा को रामपुर काट का जादू चल सकता है। इस बार शिमला जिप अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद पर कुमार सेन के उज्जवल मेहता और रोहट के सुरेंद्र रक्टा के बीच मुकाबला है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की चली तो उज्जवल मेहता उपाध्यक्ष पद झटक सकते हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रप्रभा नेगी का जिला परिषद शिमला की नई अध्यक्ष बनना अब लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चंद्रप्रभा नेगी का रास्ता काफी आसान कर दिया है। कांग्रेस में राजनीतिक पैठ और रामपुर के कार्ड में नेगी का अध्यक्ष पद तक पहुंचने का रास्ता अब आसान कर दिया है, जिसके चलते चंद्रप्रभा नेगी अब जिला परिषद शिमला की नई अध्यक्ष बन सकती हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए कई सदस्य राजनीतिक आकाओं की शरण में पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस ने खुद अब चंद्रप्रभा नेगी का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके चलते जिला परिषद शिमला की नई अध्यक्ष अब बन सकती हैं चंद्रप्रभा नेगी। वहीं शिमला जिले के पर्यवेक्षक गंगूराम मुसाफिर ने कांग्रेस के समर्थक सदस्यों की बैठक राजीव भवन में बुलाई है। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट से पर्याप्त राजस्व घाटा अनुदान मिलने की उम्मीद है। ये चालू वित्त वर्ष की तरह अगले साल के लिए भी करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास मिल सकता है। बता दें कि केंद्र ने प्रदेश सरकार से केंद्रीय बजट के लिए सुझाव मांगे थे, जिसमें प्रदेश सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद जारी करने की मांग की है। अगर केंद्र इसे मान लेता है तो हवाई अड्डों, रेल और सड़क विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय का अनुदान बढ़ सकता है। वहीं आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं। प्रदेश सरकार की नजर इस पर है कि कोरोना काल में हुए अंधाधुंध खर्च और कमाई कम होने के बाद केंद्र खर्चों में कटौती करती है या अपने रिजर्व खोल देती है। वहीं अगर खर्चे घटते हैं तो असर प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय मदद पर भी पड़ेगा। केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं के लिए बजट कटौती के लिए रूप में इसका प्रभाव दिख सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं वो जनता के लिए काफी मददगार है। इस दौरान मोदी सरकार की तारीफ करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए कई आर्थिक पैकेज भी दिए हैं। इस दौरान शिक्षा, फाइनेंस, रोजगार, कृषि, इंश्योरेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भी निर्मला सीतारमण ने घोषणाएं करते हुए कहा कि जल्द ही प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रवासी मजदूरों की तमाम जानकारियों का डाटा इसमें उपलब्ध होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन की योजना का शुभारंभ करने की भी इन्होंने ऐलान किया। आपको बता दें कि इस दौरान निर्मला सीतारमण का कहना है कि गैस पाइपलाइन योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। वहीं निर्मला सीतारमण ने जनता के लिए काफी अहम पैकेजेस का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस दौरान आम बजट पेश किया गया, जहां ये पहला कोरोना काल में पहला पेपरलेस बजट होगा। We have revamped the post-matric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering.
over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative inter-training program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the Internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the 6th pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India.
For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. चलिए बढ़ते आगे। और कोरोना काल के बीच आज हिमाचल प्रदेश के कई स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगना शुरू होंगी। आपको बता दें कि जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में करीब 60 शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर यहां के स्कूलों में 7 फरवरी तक विद्यार्थियों के आने पर रोक रहेगी। वहीं यहां शनिवार को 41 और रविवार को 18 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की एसओपी के तहत नियमित कक्षाएं लगेंगी। हर स्कूल ने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किए हैं। बता दें कि स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर कोई दबाव नहीं होगा, हाजिरी की जरूरत भी नहीं रहेगी। पहले की तरह स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। वहीं स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए कक्षाओं के लिए अलग अलग लंच का समय होगा। विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के समय में भी 10 से 15 मिनट का अंतर होगा, जिससे भीड़ जमा न हो। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इस दौरान बताया कि सभी स्कूलों के माइक्रो प्लान को शिक्षा निदेशालय ने मंजूरी दे दी है। तो कोरोना काल के चलते काफी लंबे समय से स्कूल बंद थे। आपको बता दें कि अब हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगना शुरू होंगी। इस दौरान उपमंडल में करीब 60 शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की रिपोर्ट आई थी, जिसके चलते स्कूलों में 7 फरवरी तक विद्यार्थियों के आने पर रोक लगा दी गई है। वहीं शनिवार को 41 और रविवार को 18 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि प्रदेश में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की एसओपी के तहत नियमित कक्षाएं लगेंगी। तो कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल बंद था, वहीं अब स्कूल एक बार फिर से खुलने की तैयारी में है, लेकिन इस दौरान कोरोना के तमाम नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोला जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी जरूरी होगा। वहीं छात्र सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कई शिक्षकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद विद्यार्थियों के स्कूल आने पर 7 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। वहीं शनिवार को 41 और रविवार को 18 शिक्षकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्कूलों में विद्यार्थियों के आने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की एसओपी के तहत नियमित कक्षाएं लगेंगी। बढ़ते आगे, जहां हिमाचल प्रदेश के सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय में हिमाचल पुलिस ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। हिमाचल के फर्जी डिग्री घोटाले से 17 राज्यों में हड़कंप मच गया है। वहीं फर्जी डिग्रियों का ये घोटाला 194 करोड़ 17 लाख का बताया जा रहा है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने 75 जगहों पर छापेमारी की और 275 लोगों से पूछताछ की। वहीं घोटालों का मुख्य आरोपी और मानव भारती ट्रस्ट के चेयरमैन राजकुमार राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घोटाले के तार 17 राज्यों तक फैले हुए हैं। आपको बता दें कि एसआईटी का अंदेशा है कि घोटाला और बड़ा भी हो सकता है। मानव भारती विश्वविद्यालय में ये डिग्री घोटाला कैसे हुआ, एसआईटी की टीम इसकी भी जांच करेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय में घोटाले की एक कहानी लिखी गई। राजधानी शिमला में जब कल हिमाचल के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हड़कंप मच गया। बता दें कि डीजीपी संजय कुंडू और उनकी टीम मानव भारती विश्वविद्यालय में चल रही फर्जी डिग्री के घोटाले की एक तार खोलकर रख दिए। वहीं विश्वविद्यालय के कुल 41,000 से 80% से ज्यादा छात्रों की डिग्री फर्जी है। बता दें कि फर्जी डिग्री के इस कारोबार में मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार राणा ने सिर्फ 11 साल में 440 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वहीं हिमाचल के सबसे बड़े घोटाले को रचने वाले राजकुमार राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय में
हिमाचल पुलिस ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने फर्जी डिग्री घोटाले में का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि ये फर्जी डिग्री घोटाले से 17 राज्यों में हड़कंप मच गया है। वहीं ये घोटाला लगभग 194 करोड़ 17 लाख का बताया जा रहा है। इस मामले में एसआईटी की टीम ने 75 जगहों पर छापेमारी की है और लगभग 275 लोगों से इस दौरान एसआईटी की टीम ने पूछताछ भी की है। वहीं घोटाले का मुख्य आरोपी और मानव भारती ट्रस्ट के चेयरमैन राजकुमार राणा को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। और पर्यटन नगरी मनाली के हामटा की स्की ढलान में स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो गई है। बता दें कि प्रतियोगिता का तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर मंत्री ने कहा कि शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने को प्रदेश सरकार प्रयासरत है। कुल्लू जिले सहित लाहौल स्पीति जिले में भी स्कीइंग ढलानों को विकसित किया जाएगा। इन दोनों जिलों में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। मंत्री ने प्रतियोगिता के लिए 1,01,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। बता दें कि प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लूदर ठाकुर ने कहा कि इस बार जनवरी महीने में बर्फबारी न होने के चलते एसोसिएशन को नई ढलान की तलाश करनी पड़ी है। तो आपको बता दें कि हामटा की स्की ढलान पर दमखम दिखाने पहुंचे हैं खिलाड़ी, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने इसका शुभारंभ किया। पर्यटन नगरी मनाली के हामटा की स्की ढलान में स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो गई है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर मंत्री का कहना है कि शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं कुल्लू जिले सहित लाहौल स्पीति जिले में भी स्कीइंग ढलानों को विकसित किया जाएगा। और इसी के साथ